जय हिंद। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को भारत की नदियों के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आप लोगों को उत्तर भारत की नदी, दक्षिण भारत की नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताया था। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतरिक्ष के बारे में। तो भूगोल की कई शाखाएं होती हैं, जिसमें से आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। उसे एस्ट्रोनॉमी यानी अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भूगोल की और कौन कौन सी शाखाएं हैं जिसके अंदर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। तो भूगोल में एक शाखा आती है एस्ट्रोनॉमी, जिसको आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरी टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, और सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैप के बारे में जानना, जो मैं एक एक करके आप लोगों को सारा कराऊंगा। पहले मैं आप लोगों को टोपोग्राफी करा चुका हूं और आज मैं आप लोगों को एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताने जा रहा हूं। तो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग अध्ययन करेंगे अंतरिक्ष से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, जैसे खगोलीय पिंड हो गया, सूर्य हो गया, आकाशगंगा हो गया, ब्रह्मांड हो गया। इन सब का अध्ययन हम लोग इसमें करेंगे। अब बात करें कि जो हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, तो सबसे पहले शुरू होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है? तो आपको आसपास जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सब की सब अंतरिक्ष में जो आपको तारा दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, ग्रह दिख रहा है, ये सारी की सारी ब्रह्मांड की ही एक हिस्सा है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत दिया है, जिसमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा जो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था, वो सबसे ज़्यादा मान्य है। तो अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस क्रम में कि ब्रह्मांड जो है, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी, सूर्य, ये सब ब्रह्मांड है, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। आप जिसे देख रहे हैं, आकाश, जल, पर्वत, जो कुछ भी है, और हम लोग भी ब्रह्मांड के ही एक हिस्सा हैं। तो अब बात करें हम लोग आकाशगंगा क्या होती है। तो ब्रह्मांड का आकाशगंगा भी ब्रह्मांड की एक हिस्सा है, जिसके अंदर बहुत सारे तारा होते हैं। अब आकाशगंगा की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इसको देखते हैं। तो ब्रह्मांड में बहुत सारे धूल, मिट्टी के कण, गैस, खगोलीय पिंड, इन सारी चीज़ों के मिलने से ये जहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं, ये सारी धूल, मिट्टी, कण, गैस, खगोलीय पिंड, ये जहाँ पे आके तारा इकट्ठा होते हैं, उन्हें गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। गैलेक्सी मतलब आकाशगंगा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा बात करें कि आकाशगंगा जब मिल गया, तो फिर तारा आता है कि इसमें तारा क्या होता है। तो तारा वह आकाशीय पिंड होता है जिसका अपना खुद का हीट हो, मतलब उष्मा हो और प्रकाश हो। तो अंतरिक्ष में वह पिंड जिसके अंदर उष्मा हो और वो चमक रहा हो, तो उसे तारा कहते हैं। जैसे अपना सूर्य भी एक तारा है। अब बात करें कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है आकाशगंगा में। तो आकाशगंगा में भी गैस होते हैं, धूल के कण होंगे, मिट्टी होगी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जब गैस होते हैं जो आकाशगंगा में, वो इधर उधर बिखरे होते हैं, और आकाशगंगा की गुरुत्वाकर्षण के कारण जब ये गैस, अभी यहाँ पे जो दिखाया गया विरल गैस में लिखा हूँ, ये आकाशगंगा में गैस जो है वो दूर दूर बिखरे हुए हैं। और जब आकाशगंगा में ये जो दूर दूर बिखरे हुए गैस थे, ये जब एक पास आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गैस जब एक पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके अंदर क्या होती है कि जो हाइड्रोजन गैस, हम लोग जब तारा की बात करेंगे तो वहाँ पे ये समझिए कि ये हाइड्रोजन गैस ही इकट्ठा हो रहा है। जब हाइड्रोजन गैस के अणु एक पास बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनमें टक्कर होने लगती है, वो आपस में टकराने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है। ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इन गैसों में, ये जो गैस हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन गैस के अणु आपस में टक्कर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगी।
और जब ऊष्मा उत्पन्न हो, बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है, तो इसमें शुरू हो जाता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि दो छोटे छोटे अणु मिलते हैं और एक बड़े नाभिक का निर्माण कर, छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो उसे नाभिकीय संलयन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारे हाइड्रोजन गैस के अणु आके यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं, इनमें टक्कर हुई, टक्कर होने के बाद इनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और जब इनमें बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हुआ तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होने लगी। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया जब इसमें होने लगती है तो और ज़्यादा ऊष्मा इसमें उत्पन्न हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन जो गैस थे ये चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा होने के कारण इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये चले जाते हैं प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था क्या होता है कि प्लाज्मा अवस्था न तो आपको पूरी तरह से ठोस दिखेगा और न ही आपको पूरी तरह से द्रव दिखेगा, यानी कि जब आप इसको ज़मीन पे बहाएंगे तो ये बहेगा नहीं, वहीं जहाँ पे आप इसको फेंक देंगे वहीं रह जाएगा, और जब आप इसमें उंगली डाल के देखेंगे तो वो उंगली आपके अंदर चली जाएगी। जैसे अगर मैं आपको प्लाज्मा अवस्था की बात करूं क्या होती है, तो आप कहीं खेखार के थूक दीजिए, या फिर नेता जो होता है उसको देखिए हाथ से टच करके, सेम वैसे ही दिखता है प्लाज्मा अवस्था। अब आगे की अगर हम प्लाज्मा अवस्था में अभी चला गया और हाइड्रोजन जो है वो लगातार हीलियम में बदलता जा रहा है, तो ये जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है इसमें आखिर ऊष्मा कहाँ से आएगी? तो ऊष्मा आने के लिए ये हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना यही तो इसमें ईंधन का काम करेगा। ईंधन क्या होता है? लकड़ी एक ईंधन है, कोयला ईंधन है, इसको हम लोग जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा, ऊष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है। वैसे ही जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा तापमान उत्पन्न हो जाता है, और तापमान उत्पन्न होने के कारण ये चमकने लगता है। ये जो गैस था, बहुत ज़्यादा गैस एक पास इकट्ठा हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा तापमान आ गया, और ये क्या हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा तापमान आ गई और ये तापमान के कारण चमकने लगा तो बन गया क्या? तारा। क्योंकि तारे के लिए क्या जरूरी थी? तारा के लिए तो यही जरूरी था ना कि उसमें अपना खुद का चमक हो और उसके पास तापमान हो, तो इसमें तापमान भी हो गया, तापमान के कारण चमकने भी लगा, तो ये बन गया क्या? तारा। तारा बनने से पहले की जो क्रिया तारा बनने से पहले जो ये पिंड होता है उसे हम लोग निहारिका यानी नेबुला के नाम से जानते हैं। अब बन गया क्या? ये तारा। तारा बनने के बाद अब मान लीजिए सूर्य ही अपना तारा है, तो ये हमें कब तक ऊर्जा देता रहेगा? कब तक इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होगी? कुछ न कुछ टाइम बाद ही तो नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाएगी। नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद होने का मतलब जो हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा था, यानी इसके अंदर जो ईंधन था वो खत्म हो जाएगा। जब ईंधन खत्म हो जाएगा तो इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया नहीं होगी और इसका तापमान जो है वो कम होता चला जाएगा बिल्कुल। तो जब इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया तारे में खत्म हो जाती है, ये तारा है, तारा, और जब इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होनी बंद हो गई तो ये बन जाता है क्या? लाल दानव। लाल दानव बन जाता है। अब लाल दानव जब बनता है, जब किसी भी तारे में नाभिकीय संलयन की क्रिया होनी बंद हो जाए तो वो तारा लाल दानव तारे का रूप ले लेता है। अब देखें कि ये जो लाल दानव तारा है इसमें तो अभी कुछ न कुछ ईंधन रहता है। जब ये लाल दानव तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो फिर वो श्वेत वामन और काला वामन बनता है या फिर अभिनव तारा बनता है। तो अब बात करें कि कौन सा तारा होगा जो श्वेत वामन बनेगा और कौन सा तारा होगा जो अभिनव तारा या विस्फोटक तारा बनेगा। तो इन चीज़ों को जानने के लिए चंद्रशेखर सीमा क्या होती है कि यदि किसी पिंड का जो आकाशीय पिंड है उसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा है या फिर इससे कई गुना बड़ा है, तो उसे हम लोग, ये जो लाल दानव तारा है, जब इसकी ऊष्मा खत्म होगी तो अगर ये छोटा तारा होने का मतलब जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है उसे हम लोग
छोटा तारा के नाम से जानते हैं। और बड़ा तारा क्या होता है, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा है, तो उसे हम लोग बड़ा तारा का नाम देते हैं। जब किसी छोटे तारे की, जब कोई छोटा तारा लाल दानव की स्थिति में आता है और उसका जो ईंधन है, ईंधन को मैंने यहाँ पे ऊर्जा के नाम से लिख रखा है, उसका जो छोटे तारे का जो ईंधन है वो 95% तक खत्म हो चुका है। मतलब बस उसमें 5% ईंधन बचा हुआ है। अभी 5% ईंधन है तो अभी उसके चमकने की संभावना तो है ही। तो जो 5% ईंधन जब बचा रहता है तो उसे हम लोग, छोटे तारा अगर होता है तो श्वेत वामन यानी कि व्हाइट ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। श्वेत वामन को जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म तारा भी कहा जाता है। जीवाश्म तारा यह तारे की अंतिम स्थिति होती है जब यहाँ पे कोई तारा चमकता है, इसके बाद कोई भी तारा चमकता नहीं है। और जब श्वेत वामन जो तारा है इसकी 100% ईंधन खत्म हो जाती है तो वो बदल जाता है काला वामन में, जिसे ब्लैक ड्वार्फ के नाम से जाना जाता है। अगला बात करें, अगर कोई बड़ा तारा है जो लाल दानव की स्थिति में आ गया है, बड़ा तारा होने का मतलब उस तारे का जो द्रव्यमान है वो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा है या इससे कई गुना बड़ा है, तो उसे बड़ा तारा कहते हैं। और जब बड़े तारे का ईंधन 95% खत्म हो जाता है तो वो बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा को सुपरनोवा या फिर विस्फोटक तारा भी कहा जाता है। विस्फोटक तारा। विस्फोटक तारा कहा जाता है। तो कभी कभी परीक्षा में सवाल इस प्रकार से बनता है कि विस्फोटक तारा क्या होता है। तो विस्फोटक तारा ऐसा तारा होता है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज़्यादा बड़ा है और उसकी ईंधन केवल 5% बचा हुआ है, तो उसे विस्फोटक तारा के नाम से जाना जाता है। अब ये विस्फोटक तारे में जब विस्फोट होता है तो 4 स्थिति बनती है, जैसे न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। अब अभिनव तारा जो है इसके पास तो ईंधन था 5% बचा हुआ, तो ये इसमें थोड़ी बहुत तो चमक होगी ही होगी, लेकिन इसके बाद इसके विस्फोट होने पे जो पिंड बनेगा वो तारा नहीं होगा। तो जब अभिनव तारे में विस्फोट होती है और विस्फोट होने के बाद जो बनने वाला पिंड होता है उसका आकार अभिनव तारे से जब बड़ा हो जाता है और उसमें कोई गति नहीं होती है तो उसे न्यूट्रॉन तारा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा स्थिति क्या होती है कि जब अभिनव तारा में विस्फोट होने के बाद ऐसा पिंड बनता है जिसका जो आकार होता है वो अभिनव तारे से छोटा होता है और ये घूर्णन करता है तेज गति के साथ, तो उसे पल्सर के नाम से जाना जाता है। अब बात करें पल्सर, जैसे बजाज बाइक की जो पल्सर है बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड से चलती है, तो उसे पल्सर का नाम इसी के नाम से दिया गया है। फिर आगे बात करें हम लोग क्वेसर क्या होता है कि जब अभिनव तारा में विस्फोट होने के बाद से पल्सर से भी छोटा पिंड बने और बहुत तेज़ी के साथ घूमे तो उसे क्वेसर के नाम से जाना जाता है। और चौथा ब्लैक होल क्या होता है, तो जब अभिनव तारा में विस्फोट के बाद जो इसका द्रव्यमान है वो बहुत छोटे से क्षेत्र में संगठित हो जाए तो उसे ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल जो पिंड होता है इसका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत छोटे से क्षेत्र में एकत्रित होता है और इसकी गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होती है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इससे प्रकाश की किरण भी इससे क्रॉस नहीं हो पाती है। प्रकाश की किरण भी अगर ब्लैक होल में जाती है तो वहीं पे वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो मैं आप लोगों को 1.44 बता रहा था
कि 1.44 गुना बड़ा हो, 1.44 गुना छोटा हो तो इसे बड़ा तारा कहेंगे, छोटा तारा कहेंगे। ये इसको बताया था चंद्रशेखर नाम के वैज्ञानिक ने, जो अंतरिक्ष खगोल वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि यदि किसी पिंड का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा है तो उसे बड़ा तारा कहेंगे, और यदि 1.44 गुना से छोटा है तो उसे छोटा तारा का नाम दिया था। तो ये जो 1.44 गुना की जो बात कही गई, ये चंद्रशेखर जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा कही गई थी, जिस कारण इसे चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार से भी बनता है कि चंद्रशेखर सीमा क्या होती है। तो चंद्रशेखर सीमा किसी पिंड के सूर्य से बड़ा होने और सूर्य से छोटा होने की पुष्टि करती है। इसका जो मान होता है वो 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान का होता है, लगभग 1.5 गुना के बराबर होता है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को तारे की उत्पत्ति के बारे में बताया है। तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आकाशगंगा के अंदर जब बहुत सारे गैस एक पास इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें टक्कर होने के कारण गर्मी उत्पन्न होने लगती है, और गर्मी उत्पन्न होने से इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ होने पे इनमें तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसमें चमक आ जाती है, जो गैस के पिंड थे। तो ये बन जाता है क्या, तारा। तारा बनने के बाद जब इसका ईंधन खत्म होने लगता है तो वो बन जाता है लाल दानव। लाल दानव बनने के बाद जब इसका ईंधन खत्म, और ज़्यादा ईंधन खत्म होता है तो या तो वो श्वेत वामन बनता है या फिर वो अभिनव तारा बनता है। श्वेत वामन की जब 100% ईंधन खत्म हो जाएगी तो वो काला वामन बन जाएगा, और अभिनव तारा में विस्फोट होने के बाद से ये न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल बन जाता है। तो उम्मीद है जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया वो आप लोग समझ चुके होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप लोगों को कोई भी हेजिटेशन हो रही है, चीज़ों को समझने में नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में बताएं, मैं उसको फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।